नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। लोकसभा चुनाव में मुसलमान भी वोटर हैं। यह भी लगभग तय दिखता है कि बीजेपी के वोटर तो शायद नहीं हैं। बीजेपी ने मनाने में ज्यादा ऊर्जा भी जाया नहीं करती। आपने शुरुआती 2 चरणों में देखा भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बयान जो साफ तो नहीं कहते थे, लेकिन संकेतों में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले प्रतीकों के साथ मुसलमानों को निशाने पर तो रखते ही थे। बीते दिनों एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुसलमानों को डरा रही है कांग्रेस, बीजेपी का नाम ले लेके। मुझे मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों से सम्मान मिलता है, मैं वहां जाता हूं, लोग मुझसे योगा के बारे में पूछते हैं। यदि मैं यहां कह दूं कि योगा करना चाहिए, सबके लिए अनिवार्य है, तो हंगामा मचा देगा विपक्ष। उसको लगेगा कि हम एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि बीजेपी आपकी विरोधी नहीं है, आप जाइए और बीजेपी के दफ्तर में बैठिए, देखिए, यहां तक कहा कि कब्जा कर लीजिए। आज बात इसी की करेंगे कि क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है? क्या उनकी हालत में सुधार के लिए कांग्रेस या किसी दीगर दल ने भी कोई गंभीर प्रयास किए हैं? क्या वाकई उन्हें बीजेपी से डरा कर रखा जाता है? क्या प्रधानमंत्री की चिंता उस बयान से हुई है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठन ने वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में ऐलान के बाद कहा था कि मोदी को हराने की एक तरह से कॉल दी थी उसमें, और साफ साफ ऐलान किया था कि मुसलमान पार्टी न देखें, उम्मीदवार न देखें, उस उम्मीदवार को वोट दें जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की स्थिति में हो। तो आज इन्हीं सब मसलों को लेकर जाएंगे एक बेहद खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। लोकसभा चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं। चुनाव की प्रक्रिया लगभग आधा रास्ता पार कर चुकी है। बीजेपी की रणनीति में उसी के अनुरूप बदलाव भी लगातार हो रहा है, जो खुली आंखों से साफ दिखाई देने लायक है। पहले बात करते हैं मुस्लिम समुदाय की। सिर्फ एक मुसलमान को लोकसभा का टिकट देने वाली बीजेपी कभी इस समुदाय के खिलाफ आक्रामक तरीके से अपने ही सुपरस्टार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान दिला देती है। कभी मोदी जी ही मुसलमानों के लिए बेहद सॉफ्ट हो जाते हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर बरगलाया जाता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि कभी बीजेपी कार्यालय में बैठकर तो देखो, कब्जा कर लो वहां। एमपी में भी आपने दूसरे चरण के मतदान के बाद देखा होगा, मुख्यमंत्री दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु से मिलने गए और उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक भी बताया था। उस वक्त का उनका बयान भी सुनिए। सबसे बड़े धर्मगुरु डॉक्टर सैयदनाथ साहब यहाँ पधारे हैं। मिस्र के अंदर एक बड़ी मस्जिद के लोकार्पण के अवसर पर माननीय मोदी जी को भी वो साथ ले गए थे। माननीय मोदी जी के प्रति उनका बहुत स्नेह, उनका आशीर्वाद है और उम्मीद करते हैं कि बोहरा समाज देशभक्ति के साथ साथ आर्थिक रूप से समृद्ध भी है और देशभक्त भी है। उनके रोम रोम में व्यापार व्यवसाय के साथ साथ अपने इस जड़ों से जुड़ करके भारत की सेवा करने का संकल्प रहता है और उम्मीद करेंगे कि उनके नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश में विकास के पथ पे नए नए कीर्तिमान बनेंगे। बीजेपी की इस बदलती हुई रणनीति से एमपी में कांग्रेस कंफ्यूज है। बीजेपी जब मंदिर मंदिर करती है तो वो भी मंदिर मंदिर करने लगती है। खुलकर मुसलमानों के समर्थन में आने से डरती है। जब बात करती है आरक्षण या दूसरे विषय पर तो मुसलमानों के साथ साथ और भी वर्गों को साथ रखकर संभल कर बोलती है। बीजेपी की पिच पर खेलते खेलते कांग्रेस न मुसलमानों के खुल के समर्थन में आ पाती है और ना ही खुलकर विरोध कर पाती। जब मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है, तो कांग्रेस तुरंत खंडन करने पर उतर आती है। जब मोदी आरोप लगाते हैं कि ये पहले भी कहते थे कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है और ये देश की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देंगे, तब भी कांग्रेस रक्षात्मक हो जाती है। मुसलमानों को लेकर अब कांग्रेस की राय क्या है, ये भी सुन लीजिए। देश के एक अखंड भारत है, कई जातियां हैं, कई समाज है, कई संस्कृति है, एक बाग की तरह है जिसमें हर तरह के फूल लगे हैं। और मेरा सोचना है मोदी जी को एक माली की तरह इसको, इस देश को कैसे संजोना, इस पर विचार करना चाहिए, ना कि उस बाग को उजाड़ने की बात करना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर, उस पर बात करना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार है, उस पर बात करना चाहिए। दरअसल बीजेपी के एजेंडे में बदलाव शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठन ने वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में किए गए उस ऐलान के बाद से आया है, जिसमें मोदी को हराने की कॉल दी गई। साफ साफ ऐलान किया गया कि मुसलमान पार्टी न देखें, उम्मीदवार न देखें, उस उम्मीदवार को वोट दें जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की स्थिति में हो। ये कॉल थी तो एक इलाके विशेष के लिए, लेकिन असर कितना दिखाएगी ये चुनाव के नतीजों के वक्त ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो उन मेहमानों का खास तौर पर मैं तारुफ आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मंजरी जी का। दूसरे मेहमान है केदार सिरोही, ये कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है केदार जी का। तीसरे मेहमान सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत करेंगे मंजरी जी से। तो मंजरी जी, अब सबका साथ सबका विकास जैसे बयान आने लगे, कई बार बहुत तल्ख बयान भी हमने सुने एक खास कौम, एक खास समुदाय को लेकर, अब इस तरह से सॉफ्ट होने की वजह? देखिए, इस तरह से सॉफ्ट होने वाली बात नहीं है प्रवीण जी। शुरू से भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा है और यही हमारी विचारधारा रही है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, ये हमने हमेशा, हमारी ये लाइन रही है। और इसको लेकर ही आज जितने भी काम हुए हैं, जितनी भी योजनाएं बनी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं समझती हूँ गरीब कल्याण के लिए जितनी योजनाएं आई उसमें कभी कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं किया गया। यदि पीएम आवास आ रहे हैं तो वो हर जाति वर्ग के लिए मिल रहा है, बल्कि मुस्लिम्स की जिस जाति वर्ग की आप बात कर रहे हैं उनको ज्यादा लाभ मिला है। मैं समझती हूँ यदि हम फ्री अनाज दे रहे हैं तो वो हमने किसी जाति वर्ग को देखकर नहीं दिया कि हिंदू ले रहे हैं मुस्लिम नहीं ले रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं आज बनी, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, सारे समुदाय को, हर वर्ग को हमने काम दे, जो हमारी योजना है उनका लाभ पहुंचाने की कोशिश की है और उनका वो लाभ भी ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ बैठकर इस तरीके की ना तो बातें करते हैं और ना ही ऐसा भेदभाव वाली विचारधारा रखते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो हमारी टैगलाइन है हम उस पे ही चलते हैं। तो निश्चित तौर पर हमने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। धर्म के नाम पर राजनीति और समाज के नाम पर राजनीति तो हमेशा कांग्रेस ने की है। तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है आज तक कांग्रेस। केदार जी, धर्म के नाम पर राजनीति करते हो आप लोग, तुष्टीकरण करते हो आप लोग और डराते हो मुसलमानों को कि बीजेपी से डर के रहो, उनके लिए, वो आपके लिए खतरा है। देखिए सर, ये बड़ा अच्छा गहरा मसला आज आप लेके आए। इस पे तो अच्छी खासी चर्चा होनी चाहिए। आज भारत में ये इस चीज पे चर्चा होना, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नीयत है और इनके जो भाषण है, इनकी कार्यशैली, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। आप देखिए, देश की आजादी में सारे लोगों ने अपना हिस्सा दिया था, सारा देश बढ़िया चल रहा था। 80 तक के दशक तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कोशिश की, परंतु इनके पास विजन नहीं था, देश के लोगों को समझने का एक इनके पास यूं कह लीजिए कि बुद्धि या सोच उस लेवल की नहीं थी। तो उस दौर से इन्होंने हिंदू मुस्लिम लेकर आए 80 के दशक से। सर 80 के दशक के बाद में ये दो स्ट्रेटजी पर चले, एक में डराना और दूसरे में उनको संभालना। अभी भी इस चुनाव में देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो दो स्ट्रेटजी के साथ चल रही। एक में ये कहती है घुसपैठिए है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, इनसे खतरा है। कांग्रेस का डर हिंदू समाज को दिखा रही है, जो ज्यादा तादाद में हम जो लोग हैं उनको ये डराने का काम कर रही है। दूसरा, इंटरव्यू में मोदी जी ये कहते हैं कि भाई मैं तो मुस्लिमों के साथ हूं, मुस्लिमों का कोई काम नहीं किया। अभी मेरी बहन बोल रही है कि सबसे ज्यादा हम जो लाभ है मुस्लिमों को दे रहे हैं। अब सर इस चीज में जो बात निकल के आई है सर, इस बार 2 बार एनसीडी उसका जो रिपोर्ट आया था उसमें 14 और 18 19 में इनको 8% वोट जो है वो मुस्लिम से मिले थे। अभी इनको 16% वोट जो है मुस्लिम समुदाय से चाहिए। तो ये तरजीह कर, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मैनेजमेंट पे काम करने वाली पार्टी रही है। उनके पास न भावना है, न दया है, न कृपा है, न वेलफेयर है। वो ठीक है, आऊंगा आपके पास और ये भी पूछूंगा कि आपको ये प्रबंधन करने से रोका किसने। आऊंगा तीसरे मान को इनका लेता हूं, पहले सरमन के लिए। सरमन जी, ये जो हमने कहा, अब शुरुआत किससे ही कहा कि भाई अमूमन ये माना जाता है कि मुसलमान है यानी बीजेपी का वोटर नहीं होगा। कांग्रेस इतने वक्त तक सत्ता में रही है, आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन उन्होंने उस कौम के लिए काम किया है, या फिर क्यों विकल्प तलाशना पड़ रहा है उन्हें? वो क्यों सपा या बसपा को वोट करता है मुसलमान? अगर ये लगता है कि भाई कांग्रेस ही हिमायती है तो वो बल्क में वोट तो कांग्रेस को जाते नहीं। आपकी पूरी इस मसले पर टिप्पणी। देखिए माननीय प्रवीण जी, कांग्रेस ने जो एक वर्ग विशेष है जिसको कि मुसलमान शब्द सीधा सीधा निकल कर आ रहा है, उनको लाभान्वित करने की कोशिश आज नहीं की है। ये उनकी कोशिश जो है ना, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2004 में, तब से लगातार सिलसिलेवार वो काम करते चले आ रहे थे। और ये जो विषय चलता रहा है, लेकिन वो उनका विषय पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया।
अभी जो विषय आ रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय जो है ना वो किसका वोट है, तो देखिए मेरा यहाँ स्पष्ट कहना है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को, कांग्रेस या बीजेपी को, एक वर्ग विशेष की राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधा वायलेशन है। और मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा, मैंने कुछ अध्ययन किया है। देखिए जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जब बातचीत हुई थी, तो उस समय एक साउथ के किसी एक लीडर ने जिनको कि सरदार पटेल लौह पुरुष कहा जाता, उनसे आग्रह किया था कि हमारे धर्म के आधार पर हमारे लोगों को भी आप आरक्षण दे, जैसा कि SC ST के लिए है। उस समय जो है ना सरदार पटेल ने जो लौह शब्द जो उनका क्यों नाम आया, उस समय उन्होंने कड़े निर्णय लेते थे बिना डरे। हाँ, उन्होंने पहला निर्णय बहुत कड़ा लिया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने ये मतलब संविधान सभा में अपनी स्पीच दी, और मैं पेज नंबर बता रहा हूं कि 270, 271, 272 इसमें उल्लेख है सरदार पटेल जी का। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि यदि आपको ये आरक्षण चाहिए तो आप पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन भारत में ये संभव नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो कि कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, तो एक संविधान में संशोधन करने की कोशिश की, जो एक एट्रोसिटी एक्ट है कि अनुसूचित जाति जनजाति पर कोई अत्याचार करेगा अदर समुदाय का, वो एट्रोसिटी एक्ट के दायरे में आएगा। कांग्रेस ने कोशिश की कि एट्रोसिटी एक्ट में एक एट्रोसिटी एक्ट एंड कन्वर्टेड SC ST, तो ये उनका सफल नहीं हो पाया, ये वाला भी मामला उनका फेल हो गया। तो ये कांग्रेस लगातार मुस्लिमों को अपने साथ खींचने की, उनको प्रभावित और लाभान्वित करने की सीरीज के रूप में कर रही थी, जो सफल नहीं हो पाई है। लेकिन इससे जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी भी प्रभावित हो गए कि भाई आप चूंकि वैश्विक स्तर का लीडर आपको बनना है, आपको भी लग रहा है कि हमारे पास से ये मतदाता खिसक के ना चला जाए, तो माननीय मोदी जी भी धर्म के आधार पर इस तरह की बात करें। लेकिन मैंने भी उनका लंबे लंबे इंटरव्यू देखे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन जो गरीब है उसके पक्ष में मैं रहूंगा कि उसको। यही बात मंजरी जी भी करिए। एक बार मंजरी कर फिर से रुक कर लेते हैं। मंजरी जी, आपको लगता है कि मतलब आपने कहा ये बात सही है बहुत सारे मसले में कि बहुत सारी योजनाएं जो है उसके लाभार्थी हैं मुसलमान, ये लोग डराते हैं आपको लगता है जानबूझ के आपके खिलाफ? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप आइए तो बीजेपी दफ्तर देखिए, तो कि कहाँ खौफ है आपके खिलाफ, आप कब्जा कर लीजिए, मतलब आप रह जाइए, पार्टी शामिल कर लीजिए, पार्टी में आ जाइए। तो लग रहा है आपको कि कांग्रेस ने ज्यादा आप लोगों के नाम का डर पैदा कर दिया इनके मन में? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तो यह हमेशा से रीति नीति रही है। वो हर वर्ग के मतलब तुष्टीकरण की राजनीति तो उसने हमेशा की है। मुस्लिम वोट का उन्होंने सिर्फ उपयोग किया है। अगर वो मुस्लिमों के इतने हिमायती हैं तो आज तक उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कौन सा काम किया? वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझती हूँ कि एक जो मोदी जी ने कहा कि गरीब, महिला, किसान और युवा, इनके ये 4 जातियां इस देश के अंदर। आप जातियों में देश को बांटते हैं, आप क्षेत्रवाद में देश को बांटते हैं। आपने हमेशा बांट कर राजनीति करने की कोशिश की है, जो आपकी कहना चाहिए जो अंग्रेजों के जो शासन काल था, फूट डालो और राज करो वाली नीति, वो आप नीति अपना रहे हैं। वहीं देखिए मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसा कानून भी लेकर आए, जो कितनी बड़ा एक अभिशाप था उनके ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि हमने कभी भेदभाव नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी में जैसे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अन्य मोर्चा है, उनमें से एक मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अध्यक्ष हैं, और कई सारी ऐसे हमारे जैसे अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड है। तो हमने हर जगह मुस्लिम्स को भी उतना ही जो उनकी भागीदारी होना चाहिए सुनिश्चित करने की कोशिश की। उनके उत्थान के लिए हम क्या कर सकते थे वो की। लेकिन एक बात भी है कि कांग्रेस ने हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति की है, जो कि बीजेपी ने कभी नहीं की। आप बहुसंख्यकवाद को नीचा दिखाने, आप हिंदू को नीचा दिखाने की बात करते हैं, आप भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। अभी देखिए लेटेस्ट आप देख लीजिए, इनके जो सलाहकार 3 पीढ़ियों के सलाहकार है सैम पित्रोदा, आप उनके बयान देख लीजिए, वो किस तरीके की बातें करते हैं। विरासत टैक्स इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। केदार जी को इन कर लेते, एक बार केदार जी को इन कर लेते। बहुत आपकी मोटी बात सारी ले ली मंत्री, केदार जी को इन कर लेते। केदार जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आप, ये लोग आपको अपनी पिच पे लाते हैं, आप खेलना शुरू कर देते हैं। ये मंदिर करते, आप मंदिर करने लगते हो। राहुल गांधी कल खरगोन थे तो त्रिपुंड लगाए हुए थे माथे में, जो कम दिखता है उनके माथे में, खासतौर पर राजनीतिक रैलियों में, नंबर 1। और एक भी बार ये जितने भी मैंने यहां पर बयान गिनाए बीजेपी के, आप दम से खड़े नहीं हुए कि हम हैं भाई मुसलमानों के साथ, हाँ है ना, इसमें क्या बुराई है। तो आप जब बोलते हो तो आप भी संभल के बोलते हो।
आप बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देना चाहते। कोई बयान हो तो जरूर हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ाइएगा कि हमने यहां कहा कि नहीं हम खड़े हैं, हमको इन वोटर की जरूरत है। बताइए। देखिए, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको धर्मों में बांटना ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है वो तो सिर्फ घृणा, भय और जहरीले भाषण पे रही है। हमेशा एक वर्ग को साधने के लिए बाकी अल्पसंख्यक, सिखों के साथ भी इनका वही रवैया है, ईसाइयों के साथ भी वही रवैया है, मुस्लिमों के साथ भी वही रवैया है। भारत की जनता अब ये पूछ रही है इनसे कि आप मंच पे तो बड़ा भाषण देते हो, घुसपैठिए कहते हो, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, बड़ी घृणा वाली टिप्पणियां करते हो, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बातें, मतलब इस लेवल पर गिर जाते हैं। एक बात पूरी लेते फिर आऊंगा आपका। मंगलसूत्र तक की बात आ जाती है, भैंस खोलने तक की बात आ जाती है। तो आप इस लेवल पे एक यहाँ बात करते हो, दूसरा जब वोट आप कहाँ खड़े होते हो? मेरा सवाल केवल यही है कि मान लीजिए ये कहते भी हैं तो आप कहाँ खड़े होते हो दम से कि हम खड़े हैं इस वर्ग के साथ, भाई हमारी पार्टी है इनके साथ? ऐसा एक भी बयान मैंने नहीं सुना कौम का नाम लेते हुए। हम संवैधानिक दायरों में भारत के हर एक नागरिक के हित के साथ खड़े, हम किसानों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, हम तमाम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए खड़े हैं, हम युवाओं के लिए खड़े हैं, यहाँ तक कि जो पीड़ित है इस देश में उसको अगर जरूरत लगती है तो हम वहां पर खड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक नैरेशन क्रिएट कर रही है। वोट तो चाहिए मुस्लिमों का, उनकी वो भी बनाएंगे, सेल भी बनाएंगे, परंतु उनको मंच से डराएंगे भी, उनको धमकाएंगे भी, उन पे ठीक है। शर्मन जी को करता हूँ बहुत, अब आपको आपकी पूरी मोटी मोटी बात सारी ले ली। शर्मन जी को करते। शर्मन जी, टिकट की लिस्ट है मेरे पास, बसपा तृणमूल से लेके, बसपा तृणमूल की तो ठीक है दरिया दिली वाली है, लेकिन एनडीए पूरे गठबंधन की, इनके गठबंधन की, कांग्रेस के जो है, कांग्रेस की खुद की, बाकी सबकी। अगर मान लीजिए आप इनको टूल की तरह यूज कर रही है, मान लीजिए कांग्रेस, या डरा रही है, या विपक्ष डरा रहा है कि भाई बीजेपी से डर के रहो, ये आपके खिलाफ, तो फिर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते? वो फिर तय करते हैं भाई बाहुल्य देख लो, वोटर उन लोगों का होगा तो दे दो, अन्यथा मत दो। ये लिस्ट भी इसी तरह का रिफ्लेक्ट करती है। देखिए माननीय प्रवीण जी, मैंने शुरू में ही कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के विरुद्ध सारी बातचीत हो रही है, चाहे माननीय मोदी जी कर रहे हो, चाहे राहुल गांधी जी या कांग्रेस कर रही हो। क्योंकि जब एक भारत का संविधान जो है ना सिर्फ SC ST के लिए आरक्षण देने के लिए बना है और धर्म के आधार पर आप लोगों को लाभान्वित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं ये नहीं, मैं प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, आरक्षण की नहीं। प्रतिनिधित्व तो दिया ही जा सकता है किसी को भी, हमें आपको भी लड़ा सकती है पार्टी अगर मूड बना ले तो। देखिए प्रतिनिधित्व जो है ना, जो चल रही है व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, भारत में सब कुछ अच्छा है, तो फिर अलग से आपको आइडेंटिफाई करके चाहे कांग्रेस या बीजेपी क्यों टिकट देना चाहती है, इसका औचित्य क्या है? आप सीधा सीधा आप इनडायरेक्ट रूप में धर्म के आधार पर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करना चाहते हो। क्या इतने सालों में जो हो रहा है क्या वो गलत हो रहा है? ठीक है, किसी एक दल ने किया है, लेकिन आप तो कम से कम, चूंकि आपने जब से किसी भी एक राजनीतिक दल का जो सत्ता में है, जब से उदय हुआ तब से अभी तक जो है ना तमाम सारे लोग आए हैं। मैं नाम गिनाऊंगा तो हो सकता है कि वो ये रहेगा कि मैं शर्मन नगेले जी नाम गिना रहे, कहाँ गए MJ अकबर, कहाँ गए मुख्तार अब्बास नकवी जी, कहाँ गए नजमा हेपतुल्ला, कहाँ गए शाहनवाज हुसैन, ऐसे में तमाम सारे नाम गिना सकता हूँ। लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि जो राष्ट्र विरोधी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, ये राष्ट्र विरोधी बात जो है ना राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, जब संविधान इन सब चीजों को अलाउ नहीं करता, तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि हम धर्म के नाम पर प्रतिनिधित्व देंगे? ये तो गलत है ना, सीधा सीधा गलत है। आप जो चल रहा है भाई, आप SC ST के लिए जो आरक्षण है वहां तक सीमित रहिए आप। क्योंकि मैं ये चीज और मैं संदर्भ देना चाहूंगा कि जब ये संविधान सभा की बैठक में अंबेडकर जी ने अपने लोगों को यह कहा था कि वो हमको उसमें भी रिजर्वेशन चाहिए, वही लोग मतदान करेंगे, तो बाकी सदस्यों ने इनकार कर दिया था कि नहीं हम आरक्षण दे सकते, लेकिन आरक्षण में भी आपके वही लोग उसको मतदान करेंगे, ये गलत है। तो देखिए जो चीज चल रही, जो संविधान के साथ कम से कम आप दोनों ही राजनीतिक दल के लोग उसकी मर्यादा रखें, उसकी रक्षा करें, उसके साथ खिलवाड़ करने की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोशिश ना करें। एक बात मंजरी जी से पूछूंगा। मंजरी, मैं सहमत हूं प्रधानमंत्री जी की उस बात से जो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम कंट्रीज में वो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं, और उनसे योगा के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई योगा कैसे करना, ये करना, और अगर वो अनाउंस कर देंगे यहाँ इंडिया में कि भाई योगा करिए, तो तुरंत विपक्ष जब बनाने लगेगा कि ये तो साहब एजेंडा चला रहे।
बिल्कुल ये सही बात है। मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन तो कांग्रेस से होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि धर्म, देखिए धर्म आज आज अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं तो ये इनका जो शरिया है वो बीच में आ जाता है। हम देखते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में भी आज शरिया लागू नहीं होता है, लेकिन इनके घोषणा पत्र में वो मुस्लिम लॉ का जो है वो छाप स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा, आप कर्नाटक में देख लीजिए, जैसे कि अभी सरमन जी जो बात कर रहे थे संविधान की, तो मैं उस पर जरूर आना चाहूंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कि धर्म के नाम पर आरक्षण, तो धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात तो कांग्रेस करती है, लेकिन बड़े वरिष्ठ पत्रकार है सरमन जी, ऐसी बात तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती कि हमारी कास्ट में सिर्फ गरीब है, वो 4 कास्ट जो मैंने आपको गिनाई, जो प्रधानमंत्री जी ने बताई। तो मैं समझती हूँ कि धर्म के नाम पर यदि आरक्षण देने की बात कर रही तो कांग्रेस कर रही। देखिए कर्नाटक में तो आप कर ही चुके हैं, आप कह रहे हैं कि हम जो मुस्लिम है वो सब ओबीसी में आ जाएंगे, तो किसका पक्ष, किसका हक आप मार रहे हैं? तो ये बहुत एक विस्तार से बात करने वाली बात है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो जिस तरह हमने शाह, अब ये देखिए मुस्लिम के हिमायती है, लेकिन कितना बड़ा कलंक है कि शाह बानो जिसने अपनी लड़ाई लड़ी उस जमाने में इंदौर की, और वो जो कोर्ट ने उनका डिसीजन दिया उसको उलटने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी जी ने उस फैसले को पलटने के लिए नया कानून बना दिया। ऐसे ही जब एक इमराना एक लड़की थी, उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया और फिर उनके मौलवी ने ये दे दी, फतवा जारी कर दिया कि अब इमराना जो है वो उसका ससुर उसका पति हो गया और उसका पति जो है उसका बेटा हो गया। उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। तो ये मुस्लिम की जो हिमायती है, ये इस तरीके की जो बात करते हैं, जवाब ले लेते जवाब केदार जी, यही सवाल मैं आपके तरफ भी लेके आता हूं कि कोई भी अनाउंसमेंट यदि बीजेपी कुछ ऐसा करती है जो बाकी के मुस्लिम कंट्रीज में भी किया जाता है, योगा एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, तुरंत आप लोगों को लगने लगता है। मुझे याद है जब यहाँ पे योगा डे मनाने की बात हुई थी तो बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था और कांग्रेस ने भी कहा था कि ये तो अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं और हम तो भाई, हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता कि हम किसी और की वंदना करें, और कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो किसी भी अनाउंसमेंट को शक की नज़र से क्यों देखते हो आप? देखिए, जब कोई अनाउंसमेंट किया जाता उसके पीछे ही शक हो तो शक तो जाहिर होगा ना। आपकी मंशा क्या है? जब आप कोई चीज करने जा रहे हो उसकी मंशा अगर साफ होती, इस इलेक्शन में आपकी मंशा अगर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी होती, धर्मनिरपेक्ष होती, बिल्कुल बराबर नजरिए की होती, एक अल्पसंख्यक को और एक बहुसंख्यक दोनों को बराबर नजरों से देख रहे होते, आप एक युवा को एक बुजुर्ग को बराबर देख रहे होते, एक अमीर और एक गरीब को बराबर देख रहे होते, आप जो हिंदू मुस्लिम है उनको बराबर देख रहे होते, तो शक नहीं होता। अब जब आप बातें अलग करते हो, दिखाते अलग हो, उसका इंप्लीमेंट अलग तरीके से करते हो, तो उस पर प्रश्न। अच्छा, पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं, हमारी पॉलिटिकल डिबेट का ही शो है, फिर सरमन जी के पास भी ये सवाल लेके जाऊंगा। अगर इतने हिमायती हो आप, तो वो आपको बल्क में वोट क्यों नहीं करता? वो फिर क्यों सपा की तरफ जाता है? वो क्यों बसपा की तरफ जाता है? वो क्यों ओवैसी की पार्टी की तरफ जाता है? आप उसकी पहली पसंद क्यों नहीं बन पाए? देखिए सर, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो न धर्म पे बात करती है, न जाति पे बात करती है, न रीजन पे बात करती है, वो मुद्दों पे बात करती है। अभी हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम जो फॉरेस्ट इलाके में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनके एमएसपी की गारंटी सरकार में आएंगे तो 370 फिर से ले आएंगे। आप ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम वापस से। अरे बहन सुन लीजिए, मंजरी जी आप सुन लीजिए बहन। नहीं, आप गलत बात करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी, समय उतना ही है। आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे मेहमान को निकल तो महत्वपूर्ण सवाल लेके तीसरे मेहमान, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को रोकूंगा पॉलिटिकल गेस्ट को। शर्मा जी स्टूडियो हमारे साथ, शर्मा जी को इन करूंगा, केदार जी प्लीज। शर्मा जी, यही सवाल कि कांग्रेस उनकी पहली पसंद क्यों नहीं? हम तो सियासी संवाद करेंगे, जो आदर्श स्थिति है वो तो है, जो संविधान में लिखा है वो है, वोटर तो है ना वो। कांग्रेस उनकी पहली पसंद क्यों नहीं बन पाया? मान लीजिए बीजेपी को नहीं करता कुछ जगह, तो कांग्रेस पहली पसंद क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको, क्या रीजन है उसके पीछे? देखिए, मैंने 2004 का मनमोहन सिंह जी का आपको संदर्भ दिया है। कोशिश तो की है उन्होंने उस वर्ग को लाभान्वित करने की, लाभ देने की, लेकिन वो खुलकर नहीं कर पाए हैं। यदि आपको करना था कि माइनॉरिटीज को जोड़ना था संविधान में संशोधन करके, तो आप जोड़ देते।
जैसा कि आपने कर्नाटक में कर दिया। अब एक जो देखिए बहुत लंबा विषय है, मैंने काफ़ी इसमें स्टडी किया है, लेकिन ये कांग्रेस जो है ना कहती कुछ है करती कुछ है। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे लिए गरीब, अब वो किसी भी वर्ग का हो, ईडब्ल्यूएस जो है ना, उनको हम सारी चीजें देंगे। लेकिन मैं एक और संदर्भ देना चाहता हूँ कि यदि माननीय मोदी जी अल्पसंख्यकों को कोई लाभ देना चाहते हो, संविधान में संशोधन करना चाहते, तो कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इंदिरा जी ने 25 संशोधन किए थे, मोदी जी 8 कर चुके, ये 9वां संशोधन होगा। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे कि भाई इस पूरे मसले को लेकर अगर आप देखें और एक जागरूक वोटर के तौर पर आप देखें, तो मैं भी जरूर ये कहूंगा कि आप कौम नहीं देखें, उसकी जाति नहीं देखें, उसकी फंक्शनिंग देखें, उसके काम करने का अंदाज देखें और उसके बाद उसे चुनें। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए, तब तक BS TV।